नमस्ते। एक बार फिर से इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में हम बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स की बात कर रहे थे। पहले वीडियो में मैंने उस युग के बारे में बताया जो हमारे पाठ्यक्रम में है, आधुनिक काल और आधुनिक काल के महत्वपूर्ण भेदों के बारे में। दूसरे वीडियो में सिलेबस में चलने वाले, सिलेबस में लगाए हुए कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में बात की। आज के वीडियो में हम लोग हमारे सिलेबस में जो चैप्टर्स चलते हैं, कविताओं को ही चैप्टर्स कहा गया है, हमारे तो अध्याय की तरह हो, तो जो कविताएं चलती हैं उनसे उठने वाले प्रश्न और उनके उत्तर पर बात करूंगी। सारी किताब को तो एक एपिसोड में समेटना मुश्किल है, जितना कुछ आज हो पाएगा उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा पाठ है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है। सबसे पहले पाठ से प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त से। इस पर मैं 2-2 नंबर में या शॉर्ट में बताऊंगी, आपको सुविधा है, आप 2-2 नंबर वाले का उत्तर भी कर सकते हैं, और अगर बड़ा आ गया, निबंधात्मक आ गया, तो आपको उसको पॉइंट वाइज बड़ा करना पड़ेगा। राष्ट्र कवि ऐसे कवि को कहते हैं जो राष्ट्र की अवधारणा को अपनी कविताओं में सबसे अधिक उठाए। राष्ट्र के जो भौतिक चिन्ह है, जो राजनीतिक चिन्ह है, देश की जो सांस्कृतिक पहचान है। देखिए, देश प्रेम और राष्ट्रवाद दोनों 2 चीजें। देश प्रेम में व्यक्ति मानता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये स्वाभाविक है। हम जहाँ जन्मे हैं, जहाँ पले बड़े हैं, जहाँ की मिट्टी में हम दफन होंगे, उस देश की प्राकृतिक पृष्ठभूमि से, उस देश के भौगोलिक परिवेश से, उस देश की नदियों, पेड़, पहाड़ों से, उस देश के नागरिकों से सबसे पहले हमें प्यार होना चाहिए। किसी भी देश के लिए सही है। राष्ट्रवाद इसके विपरीत एक उग्र अवधारणा है, जिसमें हम ये मानते हैं कि हमें तो अधिकार है हमें देश से प्रेम करने का, लेकिन बाकी लोग भी हमारे देश को श्रेष्ठ माने, और दूसरे देश के प्रति हमारे मन में घृणा का भाव होना, अपने अंदर श्रेष्ठता का बोध होना। एक बारीक सी लाइन है, एक बारीक सा फर्क है कब देश प्रेम राष्ट्रवाद में बदल जाता है। इस बारीक से फर्क को अगर हम समझे तो हम अपने अंदर की कट्टरता और नफरत को दूर रख सकते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अपने को अभिहित कर सकते हैं, जोड़े रख सकते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त को जो दिखाया गया है, ये इनकी देशभक्ति की प्रवृत्तियों को देखते हैं। इनकी भारत भारती जो रचना है वो अंग्रेजों के दमन के खिलाफ लिखी गई थी। इस भारत भारती किताब के बाद इनकी और बहुत सी ऐसी देशभक्ति से परिपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी गांधीवादी विचारधारा, सत्य और अहिंसा की प्रवृत्ति, देश के प्रतीक चिन्हों का सम्मान और विदेशी आक्रांताओं की भर्त्सना, ये इनको देश में हिंदी कविता का राष्ट्र कवि बनाती है। अब इसको आप निबंधात्मक के लिए बड़ा कर सकते हैं, 2 नंबर में यही बात आएगी। इसके बाद है मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। खड़ी बोली में काव्य रचने वाले सर्वप्रथम कवियों में इनका नाम शुमार है। इनकी लिखी हुई कृति, इनका लिखा हुआ महाकाव्य साकेत हिंदी का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इनके काव्य में भारतीय पुराणों के उपेक्षित स्त्री पात्रों को स्थान दिया गया है। कैकेयी, उर्मिला, यशोधरा जैसे पात्र जो कदाचित कम प्रचलित थे, जिनको कम सम्मान मिला था, जिनको कम पहचानते थे लोग, उनके बारे में इनके ही लेखन के माध्यम से लोगों को पता चला। आप इनका यशोधरा खंड काव्य पढ़िए, वो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि महात्मा बुद्ध का महिमा मंडन करता है। महात्मा बुद्ध इसलिए बने कि उनकी पत्नी यशोधरा थी। यशोधरा के त्याग और बलिदान को वो कृति रेखांकित करती है। इसी तरह विष्णुप्रिया में कैकेयी को भारतीय समाज लांछित करता है, लेकिन साकेत में इन्होंने उसके अंदर की एक माँ और एक ऐसी स्त्री
जो अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती है, और राम के प्रति उसके मन में द्वेष नहीं था, और एक बहादुर महिला, एक कर्तव्यनिष्ठ महिला जिसने युद्ध में अपने पति के प्राण बचाए, इस रूप में चित्रित किया है। उर्मिला, जिसके पति को वनवास नहीं मिला था, वनवास राम को मिला था, सीता अपने पति के साथ गई, लक्ष्मण अपने भ्रातृ प्रेम में चले गए, उर्मिला न तो लक्ष्मण के साथ गई न महलों के सुख भोग भोगे। वो तो वन में जो कष्ट लक्ष्मण उठा रहे थे वो महल में उठा रही थी। वन में रह करके भूमि शैया करना, कंदमूल फल खाना, काशाय वस्त्रों का धारण करना आसान है, क्योंकि वहां आपके पास विकल्प नहीं है। लेकिन महल में 56 भोगों के बीच में कंदमूल फल खाना, साज श्रृंगार से अपने को रोके रखना, भूमि पर शयन करना, ये कदाचित उर्मिला के लिए अति कठिन तपस्या थी। और उर्मिला के इस त्याग और बलिदान को साकेत में मैत्रीशरण गुप्त ने दिखाया। तो नारी भावना पर, इनके मार्मिक मानवीय विचारों पर भी दृष्टिपात आप कर सकते हैं, इनकी विशेषता है। उसके बाद है कि इनका छंदों के मामले में ये मौलिक थे। इनके काव्य में वर्णिक और मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ, देशभक्ति की भावना आई है, नारी के बारे में बता ही चुकी हूँ। आदर्शवाद की प्रवृत्ति थी, केवल न मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कवि का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, वो लोगों को नैतिक ज्ञान भी दे। ये भी मैत्रीशरण गुप्त के काव्य में आया है। बड़ा प्रश्न आ जाए तो पॉइंट वाइज डिटेल देंगे, 2 नंबर का है तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने। निर्बल का बल कविता का क्या संदेश है? एक तो सारे वीडियोज बना चुकी हूँ मैं, तो शॉर्ट में बताऊंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। निर्बल का बल कविता में कवि की राम के प्रति आस्था व्यक्त हुई है। जीवन का अस्तित्व कविता क्या कहती है? जीवन का अस्तित्व, इस कविता में कवि ने निराशा और घुटन में अपने को एक कमरे में बंद कर लेने के बजाय खुले वातावरण में आकर दुनिया से मिलने, समाज से घुल मिल जाने की प्रेरणा दी है। अर्थ कविता तो इनकी है नहीं, वो कविता है कुछ न पूछ मैंने क्या गाया। कवि ने इस कविता में बताया है कि जब वो पैसे के पीछे भागते थे, संबंधों के पीछे भागते थे, चीज किस काम को करने का क्या फायदा होगा, इन प्रश्नों को सोचते थे तो फायदे नुकसान के गणित में व्यस्त रह जाते थे। लेकिन जब उन्होंने बेसिक चीजों को सोचना शुरू किया कि किससे क्या मिलेगा के बजाय आनंद की प्रवृत्ति पर ध्यान देना शुरू किया, तो उनको जीवन का अर्थ मिल गया। वो समझ गए कि वो आनंद लेने के लिए, खुश होने के लिए, घुटन और कुंठा से बरी रहने के लिए पैदा हुए हैं। ये इस कविता का अर्थ है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि ये सिद्ध कीजिए। तो छायावाद की जो विशेषताएं मैंने वीडियो में बताई है, वो सभी विशेषताएं जयशंकर प्रसाद के काव्य में दिखाते हुए हमें बताना है कि इस प्रकार से ये छायावाद के महत्वपूर्ण कवि है। अब छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण है, सौंदर्य की विवृत्ति है, स्त्री सौंदर्य, पुरुष सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, ये इनकी कविताओं में आया है। नारी सौंदर्य है, नारी के प्रति श्रद्धा का भाव, प्रकृति को अपने दुख सुख में सहचरी मानना, वेदना की अनुभूति, संगीतात्मकता, लाक्षणिकता, व्यंजन, ध्वन्यार्थ व्यंजना और मानवीकरण अलंकार, ये छायावाद की जितनी विशेषताएं हैं वो जयशंकर प्रसाद के काव्य में आ रही है। और ये एक प्रश्न 5 प्रश्नों का उत्तर देता है। छायावादी काव्य की विशेषताएं क्या है? प्रसाद की विशेषताएं, निराला की विशेषताएं, महादेवी की विशेषताएं, पंत की विशेषताएं, इन 4 प्रश्नों का उत्तर। और ये छायावाद 5 एक जगह आता है। हमें याद रखना है कि अगर कवि विशेष की विशेषताएं आती है तो फिर उस कवि के काव्य की पंक्तियां उदाहरण में रखनी। क्या कहा मैंने? अगर छायावाद की विशेषताएं आए तो ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, और उदाहरण में कोई किसी पॉइंट में पंत का उदाहरण दे दिया, किसी पॉइंट में निराला का, किसी पॉइंट में महादेवी का। लेकिन अगर कवि विशेष का नाम आ गया तो फिर पॉइंट्स तो यही रहेंगे, लेकिन उदाहरण में उनकी पंक्तियां आएंगी। प्लस हर कवि की 2 एक अलग विशेषताएं हैं, सभी एक तरह से 100% तो एक जैसे नहीं होते। तो प्रसाद की विशेषता आएगी तो आनंदवाद के कवि है, समरसतावाद के कवि है, समन्वय के कवि है, ये छायावाद की विशेषताओं के साथ लिखेंगे।
अंत किया है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, मानववाद के कवि हैं, अंग्रेजी हिंदी का इनको वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। इनका झुकाव प्रगतिवादी कविताओं की तरफ भी हो गया था, यह आएगा। निराला की विशेषता है तो इनको आधुनिक कबीर कहा जाता है, इनको स्वतंत्र चेता कवि कहा जाता है। इनके काव्य में पूंजीपतियों और शोषकों के प्रति हिकारत का स्वर आया है, प्रगतिवाद का स्वर इनमें भी देखा जाता है। लंबी कविताएं इन्होंने लिखी हैं जो सफल है, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता वगैरह। कुछ विशेषताएं मतलब इंडिविजुअल अलग से सबकी आएगी। महादेवी की आ जाए तो जिज्ञासा की कवयित्री, रहस्यवाद की भावना सबसे अधिक होना, वेदना के अनुभूति चारों कवियों में सबसे ज्यादा होना, प्रणय को और प्रणय में भी विरहानुभूति को जीवन की नियति मानना, आधुनिक मीरा की उपमा से विभूषित होना, ये आएगी महादेवी वर्मा में। उसके बाद क्या है, पंत महादेवी, हरिवंश राय बच्चन। अग्निपथ कविता का संदेश स्पष्ट कीजिए। अग्निपथ कविता में कवि ने अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके, बिना कष्टों की परवाह किए, बिना रास्ते के रोड़ों की परवाह किए बढ़ने को कहा है। इसके साथ ही रास्ते में अगर कोई दृश्य प्रलोभन दे, कुछ सुस्ताने का मन करे, तो हमें छाया से सबसे बचते हुए, आकर्षण को तजते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाना है। सोन मछली कविता, सोन मछली कविता में पति पत्नी के बीच के चुहल, शरारत और प्रेम का चित्रण हुआ है। पत्नी अपने पति से सोने की मछली लाने को कहती है और वो सोने की परी ले आता है। तो किस प्रकार से वो राम का उदाहरण देता है कि राम से सीता ने सोने का हिरण मांगा, तो देखो आखिर में सीता हरण हुआ और राम और सीता का विछोह हुआ। इस प्रकार से एक पौराणिक आख्यान को लोकगीत की परंपरा से जोड़ते हुए बच्चन जी ने सोन मछली नाम की एक रोचक, सुंदर, प्रणय से भरी हुई कविता लिखी। बच्चन गीति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, कैसे साबित कीजिए। बच्चन गीति काव्य धारा के प्रमुख कवि है। गीति काव्य में जो सरसता है, पद विन्यास, वक्रता है, तुकांत शैली है और भावों की, प्रेम की जो विवेचना है। इसके साथ ही मंचों पर जो सबसे अधिक कविताएं पढ़ी जाती हैं, एक आम दर्शक श्रोता उनको सुनने आता है, उनसे हम बहुत अधिक एलिवेटेड होने का उम्मीद नहीं करते, बहुत अधिक पढ़े लिखे और हर ग्रंथ के पारायण श्रोता दर्शक नहीं आते हैं कवि सम्मेलनों में। तो उन सब के मानस को ध्यान में रखते हुए बड़ी लोकप्रिय प्रणय कविताएं बच्चन ने लिखी। इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि बच्चन के काव्य में गांधीवादी स्वर भी है, बुद्ध का क्षण भंगुरता का, क्षणवाद का, दुखवाद का सिद्धांत भी है, प्रणय की मार्मिक अनुभूति है और विरह के गीत भी है। क्योंकि बच्चन ने सारी चीजें महसूस की थी, बच्चन की बात कर रही हूँ। एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, ये जो बुद्ध और नाच, डरारती और अंगारे, इनकी रचनाओं के जो नाम है, इनमें आपको डिफरेंट शेड्स मिलेंगे लाइफ के। बच्चन के काव्यगत विशेषताएं, वो सारी बातें अभी आ गई। अकाल और उसके बाद कविता की मूल संवेदना। अकाल और उसके बाद कविता नागार्जुन की कविता है। इस कविता में उन्होंने दो दृश्यों का चित्रण किया है। घर में अगर अनाज नहीं हो, भूखमरी हो, तो कैसा वातावरण होता है, और अनाज आ जाए, भूखमरी मिट जाए, चूल्हा जले तो कैसा वातावरण होता है। मारवाड़ी में कहावत है, लाडू फूटा हो तो बोरो हाथ आवई हो। यानी अगर घर में चूल्हा जलेगा तो चूल्हे के आसपास आटा बिखरेगा तो कीड़ी मकोड़े को भी मिलेगा। आटा पहले हाथ चाकी से पीसा जाता था तो चक्की के आसपास बिखरेगा, चूहे को भी मिलेगा। घर में कीड़े मकोड़े हैं तो छिपकलियां भी आएंगी। खाना खाकर आप थाली धुलने के लिए रखेंगे तो जूठन में कौवा भी मंडराएगा। जब खाना नहीं है तो दीवारों पे छिपकलियां गश्त कर रही है, कौवा अपने भूखा बैठा पंख कर रहा है। दो टुकड़े बचे हुए सूखी बची रोटी के हम घर के आगे कुत्ते को भी डालते हैं। तो ये सारी चीजें तभी होंगी जब खाना होगा, खाने को कुछ मिलेगा। अगर नहीं है तो स्थितियां बड़ी खराब रहेगी। और देखती हूँ कौन सा कवि है। ये तो हो ही गई।
मैं वो तो फॉर्मल नहीं हूँ, इसलिए पन्ने पलट के देख लेती हूँ क्या पढ़ाना है। तो जैसे कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुटिया सोई घर के पास, कई दिनों पर रही भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब क्या है, बिल्कुल यही है जो लिखा है। अब दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा घर भर का आंगन कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने फुसलाई आंखें कई दिनों के बाद। इस कविता की व्याख्या मैं कर चुकी हूँ। आपसे निवेदन है, देखिए निवेदन नहीं करना चाहिए क्योंकि पेपर आपको देना है। कुआं प्यासे के पास जाता, प्यासा जा रहा है, कुआं आ रहा आपके प्यासे के पास, जबकि प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए। तो आप उन सब कविताओं की एक बार व्याख्या अगर देखेंगे तो बड़े छोटे प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा। क्योंकि देखिए क्या चीज है ये, प्रश्न कहाँ से आए हैं? प्रश्न कोई स्वतंत्र अलग से किसी अलमारी से किसी रैक से तो उठा के रखे नहीं है। प्रश्न तो कविताओं की व्याख्या कराते टाइम में ही सॉल्व हो जाते। एक कविता किसी कवि की चलती है, उसी में उसकी व्याख्या है, उसकी जो मैं भावार्थ बताती हूँ उसी में छोटे बड़े प्रश्नों का उत्तर है। फिर भी मैं शॉर्ट में कोशिश करती हूँ कि आपका भला हो जाए, आपकी कुछ मदद हो जाए, क्योंकि इसके बिना मुझे भी तसल्ली नहीं मिलती। ये स्वार्थ मेरा है कि मैं भी तसल्ली करना चाहती हूँ कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ। तो ये थी उनकी अकाल और उसके बाद भूखमरी और भूख मिटने के बीच, अनाज घर में नहीं है और अनाज है, दोनों स्थितियों में घर का कैसा वातावरण होता है, इसके अलग अलग चित्र कवि ने खींचे। अकाल और उसको सिंदूर तिलकित भाल, सिंदूर तिलकित भाल में एक पति जो विदेश चला गया है वह अपनी पत्नी को याद करता है, वह अपने गांव को याद करता है, वह अपने ग्रामीण परिवेश को, वातावरण को, वहाँ के रहन सहन को, वहाँ की मिट्टी को, वहाँ के खेत खलिहान को, वहाँ की फसलों को, फल को, सब्जियों को, सबको याद करता है। नॉस्टैल्जिया की कविता है। किसी वातावरण से बिछुड़ने के बाद हम जिस रोमांटिक भाव में उस जगह को याद करते हैं उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। कविता का भावार्थ मैंने करा रखा है। सिद्ध कीजिए कि नागार्जुन एक प्रगतिवादी कवि है। अब प्रगतिवादी कविता की जो विशेषताएं हैं वो 4 प्रश्नों का उत्तर देती है। नागार्जुन के काव्य की विशेषताएं, केदारनाथ अग्रवाल के काव्य की विशेषताएं, त्रिलोचन के काव्य की विशेषताएं, इन सब का उत्तर है प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। तो पूंजीवाद के खिलाफ है, शोषण के विरुद्ध है, शोषकों की भत्सना है, शोषितों के पक्ष में है, अन्याय अत्याचार की खिलाफत की गई है, धर्म अंधविश्वास कर्म सिद्धांत भाग्यवाद के विरुद्ध है। तो इनकी सभी विशेषताएं काया इसमें नागार्जुन के काव्य में देखी जा सकती है। रामधारी सिंह दिनकर, इन पर वीडियो तो अभी 2-3 दिन पहले ही बनाया था। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय चेतना के प्रतिनिधि कवि है। कैसे? इनके काव्य में गुलामी की पीड़ा व्यक्त हुई है, इनके काव्य में स्वतंत्र रहने के आनंद के सुख का चित्रण हुआ है, इनके काव्य में व्यक्ति के राष्ट्र के प्रति कर्तव्य चित्रित हुए हैं। तो इस प्रकार से ये एक राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत कवि है। रश्मिरथी काव्य में व्यक्त विचार, रश्मिरथी इनका खंड काव्य है जो इन्होंने कर्ण को प्रमुख पात्र बनाते हुए लिखा है। कर्ण को जो अमानवीय स्थितियों का सामना करना पड़ा, कर्ण किस तरह कौरवों और पांडवों के बीच में पिसा, उन सबको यहाँ पर इस रश्मिरथी काव्य में चित्रित किया गया है। रश्मिरथी कर्ण का ही नाम है, सूर्य का पुत्र है वो, तो सूर्य की किरणों का वाहक, ये इसका तात्पर्य है। साथ में इसमें इन्होंने कृष्ण ने युद्ध बचाने की कोशिश की, वो सारी चीजें आई है। मैंने रश्मिरथी के जो पार्ट 3 सर्ग हमारे सिलेबस में चलता है उसके वीडियो बनाए थे, एक दिन में नहीं, अलग अलग खूब अच्छी तरह समझा के, वो आप देखिएगा। कृष्ण की चेतावनी काव्यांश का अर्थ, कृष्ण की चेतावनी काव्यांश में सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया कि पांडव 12 साल वन में रहे, 12 साल वन में रहने के बाद जब वो अज्ञातवास भी भुगत करके 13 साल पूरे करके जब वो कौरवों के पास आके अपना राज्य मांगा कि चलो हमको 5 गांव दे दो, हम तो 5 भाई कमा के खा लेंगे उसी में, तो बिखर गया। युधिष्ठिर नहीं माना, तो कृष्ण को दूत के तरह वो कृष्ण आए थे, उनको उसे बांधने की कोशिश की, तो कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। वहां पे सभा में सबकी आंखें बंद हो गई, उनको सिर्फ धृतराष्ट्र और भीष्म देख पाए।
विदुर देख पाए, ये सारी चीजें इसमें बताई है। कृष्ण के विराट रूप का चित्रण दरअसल हमारे जो पाठ्य पुस्तक में अंश है उसमें बताया गया है। पांडवों की विनम्रता, दुर्योधन का लोभ, लालच और अशालीनता, अशिष्टता और कृष्ण का विराट रूप, यह कृष्ण चेतावनी काव्यांश। भाषा बहुत सुंदर है इस काव्य की। हिंदी कविता के विकास में दिनकर का योगदान। दिनकर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। छायावादोत्तर युग में दिनकर और हरिवंश राय बच्चन दो का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण आता है। उस समय छायावादोत्तर तो राष्ट्रीय चेतना भी थी। इन्होंने एक नई चीज दी, देश की आजादी के बाद भी देश के प्रति किस तरह से हम समर्पित हो सकते हैं। प्रेम की कविताएं भी लिखी है रसवंती में, और छोटी छोटी लघु कहानियां उजली आग नाम की किताब में, उससे इन्होंने एक गद्य साहित्य को एक तरह से नया विकास दिया है। फिर उर्वशी कामाध्यात्म की रचना लिख करके इन्होंने चंपू काव्य में अपना योगदान दिया है। तो इनके काव्य के बारे में मैंने वैसे भी बता दिया है। इसके बाद है अज्ञेय। तो अज्ञेय की विशेषताएं मैं बता चुकी हूँ। क्षणवाद के कवि थे, बौद्धिक कवि हैं, अभिजात्य व्यंजना के कवि हैं, नवरहस्यवादी कवि हैं। असाध्य वीणा किस देश की लोक कथा के आधार पर लिखी गई है? असाध्य वीणा जापानी झेन कथा के आधार पर लिखी गई है। अज्ञेय असाध्य वीणा के माध्यम से सृजन प्रक्रिया को किस प्रकार स्पष्ट करना चाहते हैं? अज्ञेय इस कविता के माध्यम से साफ कहना चाहते हैं कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप का विस्मरण नहीं करेंगे, अपने आप को भुलाएंगे नहीं, स्वयं का समर्पण, अहम का विसर्जन नहीं करेंगे, तब तक आपको उस उच्च स्तरीय लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। प्रेम गली अति सांकरी, तांबे दो न समाये, मैं हूं तो हरि है नहीं, हरि है तो मैं नाय। यानी वीणा को आप याद रखेंगे और मुझको भी याद रखेंगे तो प्रेमबद्ध नहीं बन पाएंगे। प्रेमबद्ध कह रहा है मैं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं, तू है तू है तू है, तू गा तू गा तू गा, तू खुद को गा, खुद से गा, अपने से गा, अपने को गा। मैं कौन हूं जो मैं तुम्हें बजाऊंगा? मेरे हाथ इतनी अशिष्टता कैसे कर सकते हैं कि तुम्हारे अंदर के सोए हुए स्वर शिशुओं को जगा दे? इतनी विनम्रता, इतनी विनीत स्थिति हृदय की, मस्तिष्क की जब होगी तब आप लक्ष्य का संधान कर पाएंगे। तो स्नेह का, स्वयं का समर्पण, अहम का विसर्जन, ये इस कविता में बताया। निसृजन प्रक्रिया में आपको अपने को उसको सौंपना पड़ेगा। विराट आप उस स्थिति को मानेंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं और आप उसके सामने लघु हैं। लंबी कविता के रूप में असाध्य कविता की समीक्षा कीजिए। लंबी कविता की क्या विशेषताएं हैं, ये एक वीडियो मैंने बनाया था, जिसको दीर्घ कविता कहते हैं, प्रबंधात्मक कविता कहते हैं, लंबी कविता कहते हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे, उसमें सारी विशेषताएं बताई गई है। इसमें एक कथा होती है जो क्रमिक रूप से चलती है। इसमें भी महाकाव्य खंड काव्य की तरह एक अंगी रस होता है, मुख्य रस होता है, दूसरा उसका सहायक रस होता है। इसमें भी किसी प्रसिद्ध कथानक को किसी पुराण से, महाकाव्य से, कहीं से उठाया जाता है विषय वस्तु बनाने के लिए, और इसमें भी इस तरीके से प्रकृति चित्रण होता है जो महाकाव्यों में, खंड काव्यों में होता है। सिद्ध कीजिए कि अज्ञेय नई कविता के प्रमुख कवि हैं। नई कविता की जो विशेषताएं हैं वो सब अज्ञेय के काव्य में आई है। नई कविता के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। तो जो आदमी किसी कविता का, जो कवि किसी कविता का प्रवर्तक है, प्रतिनिधि कवि है, जाहिर है उस काव्य धारा की समस्त विशेषताएं तो उसमें होंगी ही। अब आपको ये पढ़ना है, एक होमवर्क दे रही हूँ कि नई कविता की विशेषताएं क्या है। कुछ और कवि रह गए हैं जिनके बारे में कल के वीडियो में हम बात करेंगे। आज इतना ही। हैव ए नाइस डे।